भारत का संविधान सिर्फ कानूनों की एक किताब नहीं है, ये एक सपना है। और उस सपने की आत्मा है राज्य की नीति के निदेशक तत्व यानी डीपीएसपी। ये वो सिद्धांत हैं जो हमारे संविधान को एक मॉरल कंपास देते हैं, जो बताते हैं कि भारत को एक देश के तौर पर किस दिशा में आगे बढ़ना है। तो सवाल ये है कि हमारे संविधान बनाने वालों ने आने वाली सरकारों के लिए आखिर कैसा सपना देखा था। उन्होंने सिर्फ एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर नहीं बनाया, बल्कि एक सामाजिक और आर्थिक क्रांति की नींव भी रखी। और इसी सपने का जो पूरा ब्लूप्रिंट है ना, वो डीएसपी में मिलता है। तो चलिए इसे और गहराई से समझते हैं। तो आखिर ये डीपीएसपी है क्या? देखिए, आसान शब्दों में ये हमारे संविधान के पार्ट 4 में आर्टिकल 36 से 51 तक दिए गए कुछ निर्देश हैं। ये सिद्धांत सरकार को, चाहे वो केंद्र की हो या राज्य की, ये याद दिलाते हैं कि जब भी आप कोई कानून या पॉलिसी बनाएं तो इन आदर्शों को ध्यान में जरूर रखें। आप इसे सरकार के लिए एक तरह की टू डू लिस्ट भी कह सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इन गाइडिंग प्रिंसिपल्स की जरूरत ही क्यों पड़ी। देखिए, जब भारत आजाद हुआ तो मकसद सिर्फ एक देश बनाना नहीं था, मकसद था एक वेलफेयर स्टेट बनाना। मतलब एक ऐसा देश जो अपने हर नागरिक का ख्याल रखे। डीपीएसपी उसी मकसद को हासिल करने का एक डिटेल्ड रोड मैप है। पर यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। फंडामेंटल राइट्स की तरह आप इन्हें लेकर कोर्ट नहीं जा सकते। मतलब ये लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है। ऐसा क्यों? इसकी वजह काफी प्रैक्टिकल थी। सोचिए, 1947 का भारत, देश के पास इतने रिसोर्सेज ही नहीं थे कि इन सारे आदर्शों को एक झटके में लागू कर दिया जाए। ऊपर से देश में इतनी डाइवर्सिटी और पिछड़ापन था कि संविधान बनाने वालों ने सोचा कि आने वाली सरकारों को थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी देना जरूरी है, ताकि वो समय और हालात के हिसाब से अपनी प्राथमिकताएं तय कर सके। अच्छा, आर्टिकल 36 से 51 तक ये सारे प्रिंसिपल्स याद रखना थोड़ा मुश्किल लग सकता है ना? लेकिन घबराइए नहीं, इन्हें समझने का एक बहुत आसान तरीका है। हम इन्हें 3 मेन आइडियोलॉजीज या कहिए 3 पिलर्स में बांट सकते हैं। इससे इनके पीछे की सोच को समझना आसान हो जाएगा। और ये 3 पिलर्स हैं। सोशलिस्ट यानी समाजवादी, जो सामाजिक और आर्थिक बराबरी पर जोर देते हैं। दूसरे हैं गांधीवादी, जो गांधी जी के विचारों और जमीनी स्तर पर आत्मनिर्भरता को दिखाते हैं। और तीसरे हैं लिबरल इंटेलेक्चुअल यानी उदारवादी बौद्धिक, जो मॉडर्न और प्रोग्रेसिव वैल्यूज को बढ़ावा देते हैं। तो चलिए एक एक करके इन तीनों को समझते हैं। सबसे पहले सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स। इनका मेन फोकस है एक ऐसा समाज बनाना जहां गैर बराबरी कम से कम हो। जैसे आर्टिकल 38 कहता है कि स्टेट सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को बढ़ावा देगा। आर्टिकल 39 साफ साफ कहता है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, मतलब समान काम के लिए समान वेतन, चाहे वो मर्द हो या औरत। इसी तरह आर्टिकल 41 काम के अधिकार की बात करता है और आर्टिकल 42 कहता है कि काम करने की जगह अच्छी और इंसानियत भरी होनी चाहिए। अब आते हैं गांधीवादी सिद्धांतों पर। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये महात्मा गांधी के विचारों से प्रेरित हैं। ये एक ऐसे भारत का सपना दिखाते हैं जो अपनी जड़ों से जुड़ा हो। इसमें आर्टिकल 40 है जो ग्राम पंचायतों को मजबूत करने की बात करता है। आर्टिकल 43 है जो कुटीर उद्योगों यानी कॉटेज इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए कहता है। और हाँ, नशीले ड्रिंक्स पर रोक लगाने जैसी बातें भी इसी में शामिल हैं। और हमारा तीसरा पिलर है लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स का। ये मॉडर्न और प्रोग्रेसिव आइडियाज पर बेस्ड हैं। इसमें आता है आर्टिकल 44 यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसकी आज भी बहुत चर्चा होती है। फिर है आर्टिकल 48A जो कहता है कि सरकार को पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। और आर्टिकल 51 जो इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को बढ़ावा देने का निर्देश देता है। अब डीएसपी को अगर ठीक से समझना है तो उन्हें फंडामेंटल राइट्स के साथ रखकर देखना बहुत जरूरी है। इन दोनों के बीच का जो रिश्ता है ना, वो हमेशा से एक बड़ी डिबेट का टॉपिक रहा है। एक तरफ है एक व्यक्ति के अधिकार और दूसरी तरफ है पूरे समाज के भलाई के लक्ष्य। इस कंपैरिजन पर एक नजर डालिए। फंडामेंटल राइट्स नेगेटिव नेचर के हैं, मतलब वो सरकार पर लिमिट लगाते हैं कि सरकार क्या नहीं कर सकती। वहीं डीएसपीपी पॉजिटिव है, वो सरकार को बताते हैं कि उसे क्या करना चाहिए। और सबसे बड़ा फर्क, फंडामेंटल राइट्स के उल्लंघन पर आप कोर्ट जा सकते हैं, वो जस्टिसेबल हैं, जबकि डीएसपीपी नहीं। मकसद भी अलग है। फंडामेंटल राइट्स पॉलिटिकल डेमोक्रेसी लाते हैं, तो डीएसपीपी का लक्ष्य सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी लाना है। इन दोनों में टकराव को सुलझाने में हमारे जुडिशरी का रोल बहुत ही दिलचस्प रहा है। शुरू में 1951 के चंपकम दुरायराजन केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई फंडामेंटल राइट्स ही ऊपर है। लेकिन वक्त के साथ ये सोच बदली।
1973 के ऐतिहासिक केशवानंद भारती केस से लेकर 1980 के मिनर्वा मिल्स केस तक आते आते सुप्रीम कोर्ट ने धीरे धीरे एक बैलेंस बनाने पर जोर दिया। तो नतीजा ये निकला कि सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों के बीच हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन का सिद्धांत दिया। इसका मतलब ये है कि ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन नहीं बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एक ही गाड़ी के दो पहियों की तरह हैं, एक के बिना दूसरे का मकसद अधूरा है। तब सवाल ये उठता है कि अगर डीपीएसपी लीगली इन्फॉर्सेबल नहीं है तो क्या ये सिर्फ कागज पर लिखे अच्छे शब्द हैं? बिल्कुल नहीं। सच तो ये है कि आज़ादी के बाद से हमारे देश में जितनी भी बड़ी सोशो इकोनॉमिक पॉलिसीज और कानून बने हैं उनमें से ज़्यादातर की जड़ें कहीं ना कहीं डीपीएसपी में ही हैं। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, डीपीएसपी का दायरा बहुत बड़ा है। ये समाज के लगभग हर हिस्से को छूते हैं, चाहे वो महिलाएं हों, बच्चे हों, SC/ST समुदाय हों या फिर बुजुर्ग। ये समान काम के लिए समान वेतन की बात करते हैं, तो कमज़ोर वर्गों के एजुकेशनल हितों की रक्षा का निर्देश भी देते हैं। मतलब पर्यावरण से लेकर कृषि तक हर क्षेत्र में ये सरकार का मार्गदर्शन करते हैं। अगर कुछ ठोस उदाहरण देखें तो मनरेगा सीधे सीधे आर्टिकल 41 के काम के अधिकार को जमीन पर उतारता है। राइट टू एजुकेशन एक्ट आर्टिकल 45 का ही नतीजा है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आर्टिकल 48A से प्रेरित है। ये सारे कानून दिखाते हैं कि डीएसपी सिर्फ आदर्श नहीं है बल्कि असलियत में बदलाव लाने की ताकत रखते हैं। लेकिन इनकी कुछ आलोचनाएं भी हैं जिन पर बात करना जरूरी है। तो क्रिटिक्स क्या कहते हैं? सबसे पहली बात तो वही कि ये कानूनी तौर पर लागू नहीं होते, इसलिए ये बस नैतिक उपदेश जैसे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इनका क्लासिफिकेशन लॉजिकल नहीं है, तो कुछ इन्हें आज के ज़माने के हिसाब से थोड़ा पुराना या रूढ़िवादी मानते हैं। और हाँ, जैसा हमने देखा, फंडामेंटल राइट्स के साथ टकराव की संभावना भी हमेशा बनी रहती है। इन आलोचनाओं के बावजूद डीएसपी आज भी हमारे गवर्नेंस सिस्टम के लिए एक गाइडिंग स्टार की तरह है। ये हमें लगातार याद दिलाते हैं कि सरकार की ताकत का असली मकसद सिर्फ राज करना नहीं बल्कि लोगों की भलाई करना है। और अगर हम भविष्य की ओर देखें तो डीएसपी का एक बहुत बड़ा एजेंडा अभी भी अधूरा है। आर्टिकल 44 यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये आज भी देश में एक बहुत ही सेंसिटिव और बहस का मुद्दा बना हुआ है। और ये दिखाता है कि डीएसपी का सफ़र और हमारे संविधान का विकास दोनों अभी जारी हैं। और यहीं पर आज की चर्चा को हम एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। क्या ये निदेशक तत्व जो 70 साल से भी पहले लिखे गए थे, आज के बदलते भारत की चुनौतियों और उम्मीदों का मार्गदर्शन करने के लिए उतने ही प्रासंगिक हैं? इस पर सोचिएगा जरूर। धन्यवाद।